दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में दोस्तों जो साइंस स्पेशल सीरीज चलते आ रहा है उसी में सफलतापूर्वक जो आज जो दृष्टि पब्लिकेशन का बुक चलते आ रहा है उसी में आज मानव शरीर का तंत्र जो है जो कल क्लास करा दिया गया था उसके आगे क्लास जो है वो आज आपको देखने को मिलने वाला है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जो भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सेट कर दीजिएगा ताकि हम लोग के द्वारा डाला गया सारा वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। ये सीरीज आपको बहुत ही बेमिसाल और जानदार लगता होगा क्योंकि जब तक आप होमवर्क नहीं पढ़ते होइएगा और होमवर्क की बात कीजिएगा तो होमवर्क आपको जो एफएमएससी का जो ऑफिशियल यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है वो उसमें पिन किया हुआ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल के साथ साथ जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े होंगे BSPSC वाले ग्रुप में, उन दोनों ग्रुपों में जो है ये आपको होमवर्क जो डेली के माध्यम से भेज दिया जाता है और उसी के माध्यम से यहाँ जो है वो आप उसको पहले खुद से पढ़िएगा। उसके बाद अगर समझ में नहीं आता तो यहाँ समझाने का प्रयास जो हमारे द्वारा किया जाता है। ये एक छोटा सा प्रयास है, बाकी सबसे ज़्यादा प्रयास जो आपको खुद करना पड़ता है किसी भी चीज़ को समझने और जानने के लिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जो होमवर्क दिया गया था उसी के सीरीज़ के आगे जो है वो क्लास आपको देखने को मिलने वाला है। तो बता दीजिएगा कल जो है रुधिर मतलब हो गया था RBC WBC और प्लेटलेट्स के बारे में, रुधिर के बारे में बता दिया गया था। अब जो है आज जो रुधिर के कुछ काम है उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। तो बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि टूटी फूटी मृत कोशिकाओं को कचरों या मलबों आदि जो है ना आदि का जो है WBC जो है भक्षण करके नष्ट कर देते हैं। इस क्रिया को शरीर में क्या कहा जाता है? शरीर की सफाई कहा जाता है। मतलब रक्त के द्वारा जो है WBC जो नष्ट कर दिया जाता है उसको रक्त का सफाई कहा जाता है। चलिए आगे बता दीजिए कि जब अधिक सक्रिय तापों में जो है भागों में तीव्र उपापचय क्रिया यानी मेटाबॉलिज्म जो है यह बढ़ जाता है तो रुधिर की त्वचा जो है और रुधिर वाहिनियों में अधिक मात्रा में बहकर शरीर के ताप को नियंत्रित करते हैं। इसीलिए इसको जो रुधिर का ये भी काम हो जाएगा कि रुधिर जो है जहाँ जहाँ पर मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है वहाँ पर रक्त भेजकर उसके क्रियाओं को एक तरह से जो है वो सामान्य करना, तो ये भी रुधिर का काम में ही गिनती हो जाएगा। और एक और काम है रक्त का थक्का बनाना, ये भी रुधिर का ही काम है। जहाँ पर घाव हो जाता है या घाव पर रुधिर के थक्का जमने से रुधिर का बहाव बंद हो जाना भी ये भी किसका काम है? रुधिर का ही काम हो जाएगा। अब जो है रुधिर थक्का कैसे बनता है इसके बारे में बताते हैं। तो बताएगा रुधिर जो है ना रुधिर का थक्का जमना यह एक प्रकार की कैसी प्रक्रिया है? जटिल प्रक्रिया हो जाएगी। कैसी प्रक्रिया हो जाएगी? जटिल प्रक्रिया हो जाएगी। और इसमें जो है ना 3-4 स्टेप में रुधिर जमता है। रुधिर की जमने की प्रक्रिया जो है ये 3-4 स्टेप में होती है। पहला जो है आपको प्रोथ्रोम्बिन से जो है ना ये थ्रोम्बोप्लास्टिन से अभिक्रिया करता है, ये थ्रोम्बिन का निर्माण करता है। और फिर थ्रोम्बिन जो है ये आपको फाइब्रोनिजोन से मिलता है तो ये फाइब्रिन का निर्माण करता है। और जब फाइब्रिन जो है ये आपको RBC से मिलता है तो इसके बाद जो है रक्त का थक्का बनता है। 3-4 स्टेप के बाद जो है रक्त का थक्का बनता है। तो सोचिए लास्ट वाला बात याद रखिए, जब फाइब्रिन जो है ना एक तंतु का जाल बना लेते हैं और रुधिर कणिका उसमें जाके फंस जाते हैं और फंसते धीरे धीरे जो है एक ब्लड थक्का जो है वो आपको देखने को मिलता है। इसी को कहते हैं रक्त का थक्का बनना। यानी फाइब्रिन जो है यह आपको जो है यानी फाइब्रोनिजोन एक नाम का प्रोटीन होता है जो RBC से मिलता है तो वो क्या होता है? रक्त का थक्का बनता है। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बता देते हैं रुधिर वर्ग। और रुधिर वर्ग की खोज किसके द्वारा किया गया था? कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा सबसे पहले रुधिर वर्ग का खोज किया गया था। और रुधिर वर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। A, B, O और AB होते हैं। A, B, O और AB रुधिर वर्ग को ही ब्लड ग्रुप भी जो है वो कहा जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि रुधिर में जो है ना 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। इसको एंटीजन और एंटीबॉडी कहा जाता है। एंटीजन और एंटीबॉडी कहा जाता है। आगे बता दीजिएगा रक्त दाब मापने वाला यंत्र क्या हो जाएगा? स्फिग्नोमेनोमीटर हो जाएगा जो कि ब्लड प्रेशर को मापने का काम करता है। और मानव शरीर में जब रक्त दाब जो है ना यह किससे अधिक होता है? वायुमंडलीय दाब से जो है रक्त दाब जो है क्या होता है? अधिक होना चाहिए, होता भी है। आगे बता दीजिएगा वृद्ध व्यक्ति के मनुष्य में जो है ना उसका ब्लड प्रेशर क्या होता है? बढ़ जाता है। वृद्ध व्यक्ति का ब्लड प्रेशर क्या होता है? वो अधिक होता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी। तो एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन A और एंटीजन B। देखिए एंटीजन A और एंटीजन B जो है ये दोनों कैपिटल में होता है और बाकी एंटीबॉडी जो है ना वो स्मॉल में होता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। बता दीजिएगा ये एंटीजन और एंटीबॉडी जो ना ये दोनों जो है ना रक्त के एक प्रकार के हो जाएंगे, प्रोटीन हो जाएंगे। यानी प्रोटीन के रूप में जो एंटीजन और एंटीबॉडी जो है वो काम करता है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? तुरंत बताएं हैं 4 प्रकार के होते हैं। और ये 4 प्रकार में जो है ना इसको ABO सिस्टम भी कहा जाता है। A, B और O जो है ये ABO सिस्टम भी कहा जाता है। ABO को जो है ना खोज करता कौन हो जाएंगे? लैंडस्टीनर खोजे थे। कब खोजे थे? 1901 में। 1901 में खोजे थे। 1901 में इसको खोजे थे। और 1902 में जो है ना ये आपको जो है डिकस्टलो और स्टर्ली के द्वारा जो है AB का खोज किया गया था। 1901 में खोजे थे ABO को जो है ये
कार्ल लैंड के द्वारा खोजा गया था। और AB ब्लड ग्रुप जो होता है इसका खोज जो है ये स्टेनलो और स्टेरली के द्वारा जो है 1902 में जो है खोजा गया था। अब देखिए कुछ इससे क्वेश्चन बनता है। 1901 दिन है चलिए अब देखिए रुधिर वर्ग में कौन कौन सा एंटीजन और कौन कौन एंटीबॉडी होता है, ये पूछने वाला प्रश्न रहता है कि किस वर्ग में कौन सा एंटीबॉडी जो है ये पाया जाता है। तो याद रखिएगा हमेशा कि ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन कौन होगा, ए ही होगा। ब्लड ग्रुप ए होगा कैपिटल ए, तो उसमें एंटीजन कौन होगा, ए ही होगा। छोटका एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी जो हो जाएगा वो आपको छोटका बी हो जाएगा। छोटका बी वाला एंटीबॉडी हो जाएगा और बड़ा वाला ए जो है क्या हो जाएगा एंटीजन। यानी एंटीजन याद रखिए जो ब्लड ग्रुप होगा ना खून का एंटीजन भी आपका पहले वही होगा। एंटीबॉडी ठीक इसका विपरीत हो जाता है जो कि स्मॉल साइज में आता है। चलिए आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि ब्लड ग्रुप बी में जो है ना एंटीजन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। स्मॉल बी हो जाएगा एंटीजन और एंटीबॉडी हो जाएगा तो स्मॉल ए हो जाएगा। ठीक इसका विपरीत हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन क्या हो जाएगा, एंटीजन ए बी ही होगा और इसमें एंटीबॉडी जो है वो नहीं पाया जाता है। उसमें एंटीबॉडी जो है ए बी में एंटीबॉडी नहीं होता है। अब इसके बाद ठीक ओ में आ जाएगा तो ओ में एंटीजन कौन होता है, इसमें एंटीजन ही नहीं होता है और एंटीबॉडी जो है वो ए बी होता है। कौन वाला ए बी, छोटका वाला ए बी। जहाँ जहाँ एंटीबॉडी की बात होगा वहाँ ए बी की बात होगा, वो छोटका वाला ए और बी की बात होगा। ये बात बीपीएससी शिक्षक भर्ती में आप ही के उदाहरण देकर बहुत अच्छे से बताए, तुमको याद है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, फिर से बता देते हैं। बताइएगा कि एंटीजन जो ए होता है यानी ब्लड ग्रुप आपके शरीर में अगर ए ब्लड ग्रुप रक्त में दौड़ रहा है तो उसमें एंटीजन कौन पाया जाएगा, स्मॉल ए नहीं कैपिटल ए पाया जाएगा और एंटीबॉडी हो जाएगा तो स्मॉल बी हो जाएगा। एंटीबॉडी ठीक इसका विपरीत हो जाएगा, स्मॉल बी हो जाएगा। और ब्लड ग्रुप अगर बी है तो एंटीजन क्या होगा, बी ही होगा, कैपिटल बी होगा और एंटीबॉडी कौन हो जाएगा, स्मॉल ए हो जाएगा। ठीक है ना। ब्लड ग्रुप ए बी है आपके शरीर में तो एंटीजन क्या हो जाएगा, बड़ा ए भी होगा और एंटीबॉडी उसमें नहीं होगा। और ब्लड ग्रुप आपके शरीर में ओ दौड़ रहा है तो उसमें एंटीजन नहीं होगा और एंटीबॉडी होगा तो कौन होगा, छोटा वाला ए और बी होगा। इसको समझने से याद रखिएगा, देखिएगा डायग्राम किताब देखिएगा तो अपने ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि किस वर्ग मतलब इसी जो है ना किस वर्ग के व्यक्ति को जो है ना मतलब किस ग्रुप के कौन सा ग्रुप जो है इसको सबसे अधिक रक्तदाता कहा जाता है। ओ नेगेटिव जो होता है ये रक्त देने वाला हो जाता है और लेने वाला हो जाएगा तो ए बी पॉजिटिव जो है क्या हो जाएगा, सर्वग्राही यानी एक्सेप्टर हो जाएगा। इसी को सर्वतारिक दाता और सर्वग्राही ग्राही भी कहा जाता है। देखिए इसलिए ब्लड ग्रुप जो है ना इसमें क्या होता है कि अगर गलत खून चढ़ जाता है तो दोनों का जो एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में चिपक जाता है और चिपकने के कारण जो है ना रक्त का क्लॉटिंग हो जाता है, रक्त थक्का बन जाता है जिसके कारण उसकी जो नस फट जाता है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसलिए जो है खून चढ़ाने वक्त जो है ब्लड ग्रुप का चेक करना अनिवार्य होता है। आप समझ गए, नहीं समझे। एंटीजन और एंटीबॉडी चेक किया जाता है कि अगर गलत सलत एंटीजन एंटीबॉडी नहीं चढ़े इसलिए उसका ब्लड ग्रुप चेक करके ही जो किसी व्यक्ति में खून जो है वो चढ़ाया जाता है। अब देखिए रुधिर वर्ग के कुछ जीन्स हैं, मतलब जीन मतलब जीन्स वाला जीन जो पहनते हैं वो नहीं, जीन को ही जीन्स कहा जाता है रुधिर वर्ग में। और इसमें इसको जो ना कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है और अगर कैपिटल आई के पावर कैपिटल ए लिखा गया तो इसका मतलब हो जाएगा एंटीजन ए उसके शरीर के अंदर है। अगर कैपिटल आई के पावर कैपिटल बी जीन लगा हुआ है तो उसका मतलब उसके ऊपर एंटीजन कौन है, बी है। और कैपिटल आई के पावर में ओ लिखा हुआ ओ जीन्स है अगर तो इसका मतलब है कि उसमें एंटीजन का विकास नहीं है, उसमें एंटीजन का विकास नहीं है, सिर्फ उसमें क्या पाया जाएगा, एंटीबॉडी ही पाया जाएगा। चलिए इसके बाद आता है RH फैक्टर जो कि एंटीजन और RH फैक्टर को RH प्रतिकारक भी कहा गया है। और इसका खोज जो है एक क्या कहते हैं बंदर पर किया गया था जिसका नाम था रीसस नामक बंदर पर किया गया था, जो कि आपको जो है कार्ल लैंड और वीनर के दोनों के द्वारा जो है मिल के इसको खोजा गया था। 1940 में इसको खोला गया था। चलिए आगे बता दिया जाए कि जिस मनुष्य में RBC में RH एंटीजन उपस्थित होता है उसको जो है ना उस मनुष्य को क्या कहा जाता है, RH पॉजिटिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, RH पॉजिटिव कहा जाता है। और इसका चर्चा जो है ना ये RH प्लस माइनस का जो है विस्तृत रूप से चर्चा आपको आगे संतान प्राप्ति में होने वाला है कि किसी व्यक्ति का संतान जो है गर्भावस्था में मृत्यु हो जाती है उसका वही एंटीजन और आपको RH फैक्टर जो है वो नहीं मिलता है, जिसके कारण पहला बच्चा तो सही हो जाता है, बाकी वाले में गर्भाशय उसका सट जाता है, सटने के कारण उसके बच्चे की गर्भनाल में
नहीं मृत्यु यानी भ्रूण का विकास जो है वो नहीं हो पाता है, वो बच्चा जो है गर्भ में ही उसका मृत्यु हो जाता है। इसी RH फैक्टर में डिपेंड करता है वो। आगे बता दीजिए कि जिन मनुष्यों की RBC में RH एंटीजन उपस्थित रहता है उसको RH निगेटिव जो है यह मनुष्य कहा जाता है। हाँ, उसमें उपस्थित रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और RH माइनस अगर अनुपस्थित रहेगा तो निगेटिव RH निगेटिव मनुष्य जो है वो कहलाता है। अब देखिए, गर्भ अवस्था में जो बच्चों की मृत्यु हो जाती है तो उस बीमारी को कहा जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस। इस बीमारी का नाम हो जाएगा एरिथ्रोब्लास्टिस फिटलिस जो है इस बीमारी का नाम हो जाएगा। इसमें होता क्या है कि मतलब जो केवल गर्भ अवस्था में शिशु में ही होता है, और ये बीमारी का मेन कारक जो है ये RH फैक्टर के कारण ही उस बच्चे की बीमारी होती है। मतलब ये बीमारी जो है, बीमारी का नाम सुन लीजिए फिर से, एरिथ्रोब्लास्टोसिस जो होता है ये बीमारी, ये किसकी गड़बड़ी के कारण होती है? RH फैक्टर के गड़बड़ी के कारण ही जो है होती है। पूछवे करेगा। चलिए आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है, जो इसमें गर्भावस्था में ही शिशुओं में यह रोग हो जाता है, इसमें कारण क्या होता है कि ऐसे शिशु सदैव जो है RH प्लस तथा इनकी माता जो है RH माइनस और पिता RH प्लस हो जाते हैं, तो उस व्यक्ति की, उस बच्चे की मृत्यु जो है गर्भावस्था में ही जो है हो जाती है। देखिए याद रखिए हमेशा, पिता RH प्लस अगर हो गया और माता RH माइनस मिल गई, दोनों का खून टकरा गया, तो उस बच्चे की मृत्यु जो है गर्भावस्था में ही हो जाएगी। मतलब पिता RH प्लस और माता RH माइनस दोनों अगर टकरा गया RH फैक्टर, तो इस पहला बच्चा तो ठीक हो जाएगा, बाकी वाला क्या हो जाएगा? गर्भावस्था में भ्रूण का विकास नहीं हो पाता है, वहीं पे मृत्यु हो जाती है। देखिए इसमें 3 को चीज़ याद रखिए हमेशा। इस बीमारी से बचने का भी कुछ उपाय है। इस बीमारी से बचने के लिए जो है, जो RH माइनस जो एंटीबॉडी जो होता है ना, कुछ मात्रा में जो है अलग से जो है उस महिलाओं को चढ़ा दिया जाता है, तो उस बीमारी से बच्चों की जान जो है वो बच जाती है। देखिए इसमें याद रखिए हमेशा, जब पिता RH प्लस हो और माता भी RH प्लस हो तो बच्चा सामान्य होगा। जब पिता RH माइनस हो और पिता RH माइनस हो और महिला माता RH प्लस हो, फिर भी बच्चा क्या होगा? सामान्य होगा। अगर दोनों प्लस प्लस है, दोनों माइनस माइनस है, फिर भी बच्चा क्या होगा? सामान्य होगा। अगर माता RH माइनस है, पिता RH माइनस है और माता RH प्लस है, फिर ये बच्चा क्या होगा? सामान्य होगा। लेकिन जैसे ही पिता प्लस और माता माइनस दोनों मिला, बस हो गया बवाल। वहीं पे जो है बवाल हो जाएगा। पहला वाला जो है पहला वाला जो है सामान्यता जो है, ये पहला वाला बच्चा सही निकलता है, लेकिन जैसे ही दूसरा वाला राउंड मारिएगा, दूसरा वाला में आप गर्भाशय क्या होता है? सट जाता है और उसमें ब्लड क्लोटिंग होता है। ब्लड क्लोटिंग होने के बाद जो है भ्रूण में ही उसमें बच्चे क्या होती है? मृत्यु जो है हो जाती है। इसलिए वकील साहब देख सुन के सब कुछ कीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं लसिका। क्या करते हैं स्टार्ट? लसिका। पिछला BPSC वाला में आप यही बैठे हुए थे, इन पे एग्जाम्पल दिया गया था। आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि लसिका जो है ना, लसिका में RBC पाई जाती है या नहीं पाई जाती है? लसिका में RBC नहीं पाई, जिसमें पाई क्या जाती है? WBC लसिका में पाई जाती है। चलिए आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किस में ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों की मात्रा जो है कम होती है? किस में कम होती है? लसिका में जो है ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों की मात्रा जो है अपेक्षाकृत क्या होती है? कम पाई जाती है। चलिए आगे बता दीजिए, क्वेश्चन है कि लसिका एक कुछ महत्वपूर्ण कार्य है, और इससे क्वेश्चन जो है परसों सेट में दिया हुआ था कि लिम्फोसाइट का निर्माण जो है ना, लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? ये लसिका में ही होता है। लसिका अंग और लसिका ग्रंथि में जो है लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, जो जीवाणुओं को खाने का काम करती है। और लसिका में क्या पाया जाता है? हमेशा WBC ही पाया जाता है। और जो एक बीमारी होता है जिससे कि WBC का क्या प्लेटलेट जो है वो घट जाता है, उस बीमारी का नाम क्या है? डेंगू बीमारी है। इसमें प्लेटलेट्स क्या होता है? घट जाता है। चलिए हाँ, आगे बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा कि अब आते हैं उत्सर्जन तंत्र में। तो मनुष्य में जो है ना कुछ उत्सर्जन तंत्र है, और उत्सर्जन तंत्र से संबंधित मतलब होगा जो किसी भी सारी चीज़ को हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। बताइएगा वृक्क जो है उत्सर्जन तंत्र का अंग है या नहीं है? उत्सर्जन तंत्र का अंग है। उसका बताइएगा कि फेफड़ा है कि नहीं है? फेफड़ा भी है। किडनी है कि नहीं? यकृत है कि नहीं? यकृत भी है, लीवर भी है। और त्वचा है कि नहीं? त्वचा सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग त्वचा ही हो जाएगा आपको। और बड़ी आंत उत्सर्जी अंग है कि नहीं है? ये भी उत्सर्जी अंग ही होता है। ये पानी उनी सोख के बाकी जो है अपशिष्ट को बाहर निकाल देता है। ये भी क्या हो जाएगा? अवशेषी अंग हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा, मनुष्य में जो है ना मूत्राशय तंत्र जो है यह कितना जोड़ी पाया जाता है? 1 जोड़ी पाया जाता है। जोड़ी में 1 हो जाएगा, और इससे 2 जो है वो
पाया जाता है, जो कि कहाँ स्थित रहता है? वृक्क में स्थित रहता है, वृक्क से ही जुड़ा रहता है। उसके बाद वो विरसन से आके हुए मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर खुलता है। और मनुष्य में जो है मूत्र मार्ग क्या होता है? एक ही मूत्र मार्ग मूत्र मार्ग एक ही। दूगो अगर हो जाएगा ना तो मेडिकल में छांट देगा आपको। सही बोल रहे हैं, चेक करता है मेडिकल फैक्टर पॉइंट है। अगर मूत्र मार्ग आपका दूगो हो गया तो छांट देगा पहले, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। मूत्र नलिका जो है ना वो दूगो होता है, लेकिन दूगो पाइप जो है ना वृक्क से आता है, लेकिन दोनों पाइप आके विरसन में जुड़ता है और विरसन से एगो शीशन से होकर जो है वो बाहर निकल जाता है। चलिए मूत्राशय क्या उपाय आता है? मूत्राशय भी एक उपाय आता है जहाँ पे पानी आके स्टॉक होता है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि मनुष्य में जो है ना वृक्क का आकार किस तरह का होता है? ये सेम के बंद मुट्ठी वाला हृदय हो जाएगा और सेम के बीच का आकार जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वृक्क हो जाएगा। वृक्क को एक किडनी कहा जाता है। और यह जो है गहरे भूरे लाल रंग का जो है क्या पाया जाता है? वृक्क पाया जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा कि वृक्क कितना होता है? दूगो। एक जोड़ी वृक्क भी पाया जाता है। और एगो वृक्क में जो है ना प्रत्येक वृक्क में लगभग कितना लाख सूक्ष्म नलिका और कुंडली बनी रहती है? 10 लाख। प्रत्येक वृक्क में 10 लाख जो है छोटे छोटे पाइप जो है वो 10 लाख जो है वो लगा रहता है, जिसे क्या कहा जाता है? वृक्राणु यानी नेफ्रॉन उसी को कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन। बड़ा गौर से देखिएगा, उसमें महीन महीन जो है पाइप लगा रहता है। देखने को तो नहीं मिलेगा बायोलॉजी का लेबोरेटरी रूप में जाकर देखिएगा, नहीं तो किसी भी फिगर में देखिएगा तो छोटा छोटा दिखेगा। उसी को जो है ना विक्राणु यानी कि नेफ्रॉन जो है उसी को कहा जाता है। और हमको ये बता दीजिए कि वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई भी क्या कहलाती है? नेफ्रॉन को ही वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहती है। और जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कोशिका को कहा जाता है। जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका को कहा जाता है। और ये भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, बीपीएससी में ही पूछा हुआ है क्वेश्चन ये कि वृक्क जो है ना यह जो है इसकी इकाई जो है किस इकाई पे ये छानने का काम करता है? ये तो ये निस्यंदन पर काम करता है। किस पे काम करता है? निस्यंदन। और रक्त जो है वो स्कंदन पे काम करता है। रक्त स्कंदन हो जाएगा और वृक्क हो जाएगा तो निस्कंदन पे यह जो है निस्यंदन पर जो ये काम कौन करता है? वृक्क यानी किडनी उसी को बोला जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वृक्क के जो है ना 2 मुख्य काम होते हैं। पहला तो हो जाएगा इसका उत्सर्जन करना और दूसरा हो जाएगा परासरण नियमन करना, जो है ये भी वृक्क का ही काम होता है। चलिए आगे बता दीजिएगा। वृक्क में एक बीमारी हो जाता है जिसको कहते हैं पथरी हो जाना। और ये पथरी किसके बनता है? ये कैल्शियम ऑक्जिलेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट के कारण जो है कि वृक्क में क्या बन जाती है? पथरी बन जाती है। ज़्यादा आयरन युक्त पानी पीजिएगा अगर तो धीरे धीरे वही जो है जमा होते होते धीरे धीरे जो है स्टोन यानी किडनी स्टोन के नाम क्या कहता है वो बीमारी जो है वो हो जाता है। इसलिए जो है ज़्यादा आयरन वाला पानी जो है वो नहीं पीना चाहिए। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कि मूत्र के स्रावन को जो है ना किस औषधि के द्वारा बढ़ाया जाता है? ये डाईयूरेटिक औषधि के द्वारा जो है मूत्र के स्रावन को बढ़ाया जा सकता है। चलिए अब आते हैं उत्सर्जन तंत्र पे। तो बता दीजिएगा कि जो है यूरिया को पानी में घुले हुए मूत्र के रूप में शरीर से बाहर करने का काम किसका रहता है? ये वृक्क का ही काम रहता है। किसका काम रहता है? वृक्क का ही काम रहता है। आगे बता दीजिएगा कि यूरिया आदि उत्सर्जी पदार्थ जो है यह जो है शरीर से बाहर निकालने के लिए एक विशेष प्रकार का अंग हमारे शरीर में पाया गया, उसको क्या कहते हैं? उसको वृक्क ही कहा जाता है। उसको क्या कहता है? चैप्टर का नाम है वृक्क, तो जो भी होगा ना आंसर वृक्क के लीजिएगा। वृक्क कहलाता है। और यह रक्त का भी शुद्धिकरण कौन करता है? वृक्क के द्वारा ही किया जाता है। और यह जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? डायलाइसिस जो है इसी को कहा जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा। मूत्र का रंग जो है पीला किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। ये यूरोक्रोन नामक वर्णक के कारण जो है मूत्र का रंग कैसा होता है? पीला होता है। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कि मूत्र और ज़्यादा पीला हो जाता है तो लोग टेंशन में भी आ जाता है कि पीला काय हो रहा है। चलिए आगे बता दीजिएगा। सही नहीं बोल रहे हैं? कैंसर नहीं, टेंशन में बोल रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि मूत्र का सामान्य घटक जो है ना कौन कौन हो जाएगा? लवण, वो जटिल घटक है, ये असामान्य घटक हो जाएगा। और सामान्य घटक में आपको याद रखना है वो एल्बुमिन और कीटोन जो बोले ना वो असामान्य घटक है। और सामान्य घटक जो हो जाएगा ये आपको यूरिया, लवण, जल और यूरिक अम्ल जो है ये सभी सामान्य घटक है। और असामान्य घटक में जो कीटोन और एल्बुमिन जो है ये आपका असामान्य घटक जो है हो जाएगा। किसमें असामान्य घटक? मूत्र का असामान्य घटक हो जाएगा। इसका पीएच मान कितना होता है? 6 हो जाएगा। कितना होता है? 6 हो जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे के मनुष्य के उत्सर्जी अंग को। किसको स्टार्ट करना है? मनुष्य के उत्सर्जी अंग को स्टार्ट किया जा रहा है। तो बता दीजिएगा। पहला तो वृक्क हो गया ना। अब इसके बाद जैसे वृक्क के बाद अन्य उत्सर्जी अंग में आ गया यकृत, त्वचा, फेफड़ा, ये सब जो है अन्य उत्सर्जी अंग आ जाएगा। तो पहला बताते हैं यकृत को। तो बता दीजिएगा। क्वेश्चन है
जो किसकी सहायता से जो है ना, किसकी सहायता से विशेष एंजाइमों की आवश्यकता से अधिक अमोनिया जो है को यूरिया में परिवर्तित कर देता है, जो यूरिया जो है शरीर के लिए कम हानिकारक होता है, ये भी यकृत की सहायता से जो है यूरिया में इसको परिवर्तित कर देता है। अमोनिया को किसमें परिवर्तित करता है? यूरिया में परिवर्तित जो है वो कर देता है। नहीं तो अमोनिया रहेगा तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक रहेगा। और ये अमोनिया टू यूरिया कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? लीवर जो है अमोनिया टू यूरिया में कन्वर्ट करने का काम करता है। जो यूरिया जो है वो अमोनिया से क्या होता है? कम हानिकारक होता है। हानिकारक ये भी होता है लेकिन कम हानिकारक जो है वो होता है, इसलिए लोग बोलता है ज़्यादा देर तक जो उसको रोक के नहीं रखना चाहिए। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि यकृत में ही जो है ना आरबीसी के हीमोग्लोबिन के टूटने के कारण जो है पित्त वर्णक का निर्माण होता है, और पित्त का भी स्रावन कहाँ से होता है? यकृत से ही होता है। इसलिए यह भी क्या हो जाएगा? एक प्रकार का उत्सर्जी अंग में ही गिनती आ जाएगा, क्योंकि यह भी किसका स्राव करता है? पित्त का स्राव जो है कौन करता है? लीवर के द्वारा ही किया जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा, अब जो है यकृत हो गया, अब आता है त्वचा पे। तो त्वचा सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग हो जाएगा, और ये किसको बाहर छोड़ता है? पसीना को, स्वेद को। पसीना को शुद्ध हिंदी में स्वेद कहा जाता है, और स्वेद ग्रंथि जिससे जो निकलता है जल उसी को स्वेदज यानी कि पसीना जो है वो कहा जाता है। और पसीने से उत्पन्न बच्चे को जो है ना वो स्वेदज कहा जाता है। अंडे से निकले हुए बच्चे को अंडज बोला जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना। और बड़ा भाई को अग्रज कहा जाता है, और छोटे भाई को अनुज कहा जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि त्वचा की स्वेद ग्रंथि जो है या रुधिर से जल, लवण और यूरिया लेके पसीने के रूप में शरीर से क्या होती है? बाहर निकलती है। इसलिए त्वचा भी क्या हो जाएगा? एक प्रकार का उत्सर्जी अंग ही हो जाएगा। और साथ ही यहाँ जो है तैलीय ग्रंथियों के साथ स्रावित सीवम को लेकर जो है उत्सर्जी पदार्थ को भी बाहर निकालता है। इसलिए त्वचा भी एक प्रकार का उत्सर्जी अंग में भी गिनती होता है। जिसका पसीना ज़्यादा निकलेगा वो बहुत ही मेहनती होता है, समझ रहे हैं ना। चलिए अब आते हैं फेफड़े पे। किस पे आते हैं? फेफड़े पे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, फेफड़ा भी एक प्रकार का क्या है? उत्सर्जी अंग हो जाएगा। और श्वसन की क्रिया के दौरान सांस लेना छोड़ना ये सब किस पे डिपेंड रहता है? फेफड़ा पे ही काम करता है। और यह जो है इस प्रक्रिया में रुधिर में घुली हुई CO2 का उत्सर्जन करते हैं, और साथ ही जलवाष्प का भी उत्सर्जन करते हैं। इसलिए फेफड़ा भी क्या हो जाएगा? एक प्रकार का उत्सर्जी अंग में ही गिनती हो जाएगा। तो जो आपको यहाँ तक होमवर्क दिया गया था उसको पूरा जो है हमारे द्वारा करा दिया गया है। बाकी क्लास जो है कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। मतलब एक छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो बनाकर ही जो है मतलब एक अच्छे तरीके से डिटेल्स रूप से जो है वो समझाने का प्रयास हम लोग के द्वारा किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं क्लास बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। अगर क्लास अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में पूरा कमेंट बॉक्स का दरबार खुला हुआ है, उसको भरने का काम आप लोग करना होता है। बाकी हम लोग के द्वारा जो भी प्रयास रहता है उसको सबसे पहले सराहने का काम जो है वो भी आप लोग का ही रहता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि हम लोग के द्वारा डाला गया सारा वीडियो जो है वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो फिर मिलते हैं इसके अगले वीडियो में इसके नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल को यूँ ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।